So welcoming you all to the quick revision of the chapter number 7 Negotiable Instrument Act. Summary notes are with you और start कर रहे हैं जी. Important chapter है, weightage should be minimum 10 marks minimum, and this is the only brand new chapter जो newly added है जी. वैसे एक chapter number 1 भी नया ऐड हुआ था, but वो तो 10 एक पेजेस का था और इंट्रोडक्शन टाइप था. तो ओल्ड सिलेबस ऑफ द सीए फाउंडेशन से जब हम न्यू सिलेबस ऑफ द सीए फाउंडेशन को देखें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट था और इसको डिमोट करके सीए फाउंडेशन में भेजा गया है. फाइन. और थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है और जल्दी से समरी करेंगे. तो आई वांट यू ऑल टू बी अ बिट अटेंटिव. ठीक है, अगर आप बहुत ढीले ढाले से बैठेंगे तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा. सो थोड़ा सा अटेंटिव और ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना और ध्यान से ग्रास्प करना. आइए, सबसे पहले हमने कहा सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर वो कहता है कि सर कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है. तो वो कहता है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द वर्ड इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है. और कैसे ट्रांसफरेबल है आगे जाकर इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ईदर बाय डिलीवरी या फिर एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी. डिलीवरी मतलब सिर्फ किसी को पकड़ा दिया तो ये ट्रांसफर, और एंडोर्समेंट होता है कि जी सामने वाले का पहले नाम लिखा, साइन किया और फिर उसे पकड़ाया. सो दैट इज एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी. कुछ चीजें जैसे कि आपकी अगर पॉकेट में कोई करेंसी है, अब करेंसी कहना बिल्कुल ही गलत एग्जांपल है बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने साफ साफ बोला कि आपकी पॉकेट की करेंसी नहीं आती. लेकिन करेंसी अगर मुझे आपको ट्रांसफर करनी हो तो सिर्फ मैंने अगर आपको पकड़ा दिया तो आप मालिक बन गए. ठीक है, तो जो करेंसी मेरी पॉकेट में है, आई एम द ऑनर, अगर मैंने आपको दे दी तो फिर आप मालिक बन गए. किसी पे कहीं पे नाम नूम तो नहीं लिखा उसका. सो इन दैट केस सिर्फ. लेकिन अगर कोई चेक है, कोई और चीज है, तो चेक है, तो अगर चेक मेरे नाम से था और मैंने अगर आपको ट्रांसफर करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं ये चेक ट्रांसफर करना चाहता हूँ मिस्टर ए को, और फिर मिस्टर ए को अगर मैं डिलीवर कर दूंगा. सो दैट इज द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. बट दोनों केसेस में ये क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है. मैं जिसको चाहूं जैसे चाहूं ट्रांसफर कर सकता हूं. हमने कहा कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की ही डेफिनेशन नहीं है, बट एक्ट को पढ़कर हमने ये चीज समझी कि ये तीन चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है. नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, नंबर 2 प्रॉमिसरी नोट्स को, नंबर 3 चेक्स को. और वो कहता है कि जी वैसे अगर करेक्टरिस्टिक्स देखिए जाए तो हुंडीज में, ट्रेजरी बिल्स में, बेयरर डिबेंचर्स में, रेलवे रसीद, डिलीवरी ऑर्डर्स, बिल ऑफ लेडिंग, इन सब को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है कस्टम या यूसेज के हिसाब से. हाउएवर इस चैप्टर में हम इन तीन के अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे. दैट इज द प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स. ये तीनों को ही समझाया जाएगा. अगर ये तीनों हो गए तो मानिए हमारा पूरा चैप्टर डन हो गया. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. तो वो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं जी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें होनी चाहिए. नंबर 1 इट शुड बी इन द राइटिंग. ओरल नहीं हो सकता. मैंने अगर ओरली आपको बोला कि जी मैं आपको 1000 रुपये दूंगा अगले दिन, सो दैट इज नॉट एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड इज अगर मैंने वो चेक आपको दिया तो चेक पे साइन होने जरूरी है जी. फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए. तो पिछले पेज पे भी आया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स. ऑब्वियसली उसके अंदर जो मेरी ऑनरशिप है उसके अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं है, कोई उस पर कोई क्लॉज नहीं है. दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंस, या उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं है. मतलब जो जो उसमें स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, सारा कुछ उसके अंदर ओके. हमने कहा सर कितनी बार ट्रांसफर किया जा सकता है. तो कहता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक वो पे नहीं हो जाता या सेटिस्फाइड नहीं हो जाता. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहता है अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए या अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए टू पे द मनी. और फिर वो कहता है द प्रॉमिस और द ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली. इसमें सिर्फ पैसों की ही बात हो. अगर मैंने आपको राइटिंग में दिया कि मैं 5 दिन के बाद अपनी गाड़ी आपको दे दूंगा, इट इज नॉट एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बट अगर मैंने बोला कि 5 दिनों के बाद मैं 5 लाख रुपए आपको पे करने का प्रॉमिस करता हूं, सो अगर उसमें मनी की बात है तो ही उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा. और वो कहता है कि जो टाइम ऑफ पेमेंट, पेई कौन है, कितने रुपए मिलेंगे, ये सारी चीजें उसमें सर्टेन होनी चाहिए. और ये सब कुछ करने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी पॉकेट में नहीं रख लेना, किसी को डिलीवर करना है जी, आपको आगे डिलीवर करना है. ओके. तो 3 हमने किए थे. सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और थर्डली वी विल बी कवरिंग
चेक्स। तो सबसे पहले अब हम कर रहे हैं जी प्रॉमिसरी नोट। सो प्रॉमिसरी नोट से हमारा क्या मतलब है? प्रॉमिसरी नोट जिसके अंदर मैं खुद प्रॉमिस कर रहा हूं जी, इसमें आपने नहीं मुझे कुछ कहा, इसमें एक पार्टी ने कहा कि जी आई डू हेयर बाय प्रॉमिस कि मैं आपको अगले महीने की 2 तारीख को 5 लाख रुपया कैश में पे करूंगा, आई प्रॉमिस। तो वो कहता है कि प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ऑब्वियसली तो हमें पता है कि ये राइटिंग में होना चाहिए, और ये बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं हो सकता, ठीक है? करेंसी नोट कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो वो कहता है कि जी कंटेनिंग एंड, इसमें क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग पता है क्या होता है? सेल्फ इम्पोज्ड कंडीशन जो मैंने खुद अपने ऊपर लगाई है, आपने नहीं मुझे ऑर्डर किया था पे करने के लिए, प्रॉमिस तो मैं खुद करता हूं, ठीक है? सो इन दैट केस इट इज अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के अगर मैंने खुद अपने ऊपर कोई लायबिलिटी डाली है उसको बोलते हैं अंडरटेकिंग, जो मैंने खुद किया है, ठीक है? आपने मुझे ऑर्डर नहीं किया था। साइंड बाय द मेकर, और ये अंडरटेकिंग के बाद मैं उसे साइन भी करूंगा, क्या कि आपको कुछ मनी पे करूंगा, और ऑन द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसको पे करूंगा? एक सर्टेन पर्सन को, मिस्टर ए को पे करूंगा, या फिर मैंने क्या कहा कि मिस्टर ए जिसको कहेगा उसको पे कर दूंगा, या जिसके पास भी ये लेटर हुआ, प्रॉमिसरी नोट हुआ, मैं उसको पे कर दूंगा। दैट इज द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि इसका काफ़ी अच्छा स्पेसिमन हमारे पास है कि 10,000 रुपये हमने बोला लखनऊ, जहाँ पे हमने ये साइन किया, डेट भी लिखी है 3 months आफ्टर द डेट, इसमें 3 महीने जोड़ दीजिए अप्रैल 10 के अंदर। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर रमेश, जो कि कौन है? पेई। मैंने कल भी बोला था आपको, पेयर जो पे करेगा, पेई जो रिसीव करेगा। तो कहते हैं पेई और ऑन हिज ऑर्डर, मिस्टर श्री रमेश को दे दूंगा या वो जिसको कहेंगे उसको दे दूंगा। कितने रुपए? 10,000 रुपये फॉर द वैल्यू रिसीव, मतलब इसके अगेंस्ट सामान या जो भी वैल्यू थी 10,000 की मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अब मैंने इनको 10,000 रुपये पे करने, और मैं क्या करता हूं? प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब इनको पे करूंगा। इसमें कोई कंडीशन है कि अगर ये करेंगे तो ही पे करूंगा? अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि मैं एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन डेट के ऊपर पे कर दूंगा, और फिर मैंने इसके अंदर साइन भी कर दिया, ठीक है? और फिर ये रमेश को डिलीवर भी कर दिया। तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई, और ये क्या बन गया? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट निहायत ही आसान। एक है जी मेकर। मेकर को प्रॉमिसर भी कह सकते हैं, जिसने प्रॉमिस किया है, ठीक है? सो वो कहता है कि द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसेस, द मेकर। एक तरह से वो कौन है? डेटर। डेटर जिससे पैसे लेने हैं कि देने हैं? लेने हैं, ठीक है? और मेकर को ही साइन करना। डेटर जिससे पैसे लेने हैं जी। डेटर, डेटर सुन के तो आपके मन में मतलब पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए कि पैसे आएंगे, ठीक है? क्रेडिटर सुन के लगता है कि पैसे जाएंगे। पेई, पेई वो पर्सन है जो पैसे रिसीव करेगा, जैसे कि पिछली एग्जांपल में मिस्टर रमेश। और नीचे ये दोबारा से उसने लिखा, कहता है इसको मेकर भी बोलते हैं, डेटर भी बोलते हैं, पेयर भी बोलते हैं, और ड्रॉर भी बोलते हैं, जिसने ये ड्रॉ किया है, ठीक है? और इसको बोलते हैं ड्रॉई या बेयरर या क्रेडिटर, जिसने पैसे लेने हैं, और या जिसको पैसे देने हैं, या पेई। फाइन, क्लियर है, ठीक है? ओके। क्या हुआ होगा कि सप्लायर ने कस्टमर को गुड्स बेचे होंगे जी, गुड्स या सर्विसेज दी होंगी, फिर उसने कहा पैसे दो। कहता है पैसे तो अभी नहीं है, 1 महीने बाद आना। अभी क्या ले जाओ? प्रॉमिसरी नोट ले जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 महीने बाद आपको 10,000 रुपये पे कर दूंगा। सो एक तरह से कौन है? हमारा डेटर है, उसके पास कैश नहीं था तो उसने अभी हमें प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे दिया। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, ये राइटिंग में होना चाहिए, और वो कहता है एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं पे करूंगा। बहुत अच्छी बात उसने कही, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं। अगर मैंने ये लिख के दे दिया कि हाँ आपसे पैसे उधार लिए थे, ठीक है, सो इट इज जस्ट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि आपके पैसे देने हैं, दूंगा ये प्रॉमिस नहीं किया, देने हैं, ठीक है, मान रहा हूं देने हैं, कब दूंगा कैसे दूंगा ये नहीं बताया। सो कहते हैं अगर आपने किसी पेपर पे सिर्फ ये लिख के दे दिया कि आई ओ हिम 100 रुपीज, ठीक है, कि मैंने उनसे लिए हैं उधार, 100 रुपये देने हैं उनको, ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होना चाहिए। या फिर तो आप लिखें कि जी आई ओ हिम 100 रुपीज, आई प्रॉमिस टू पे बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, ये प्रॉमिसरी नोट है,
बट अगर आप सिर्फ इतनी सी लाइन लिखवा के आ जाएंगे, दैट इज आई ओ हिम 100 रुपीज, इट इज जस्ट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। ओके, अब वो कहता है जो प्रॉमिस है वो डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट कहता है साइन जरूर कर देना, नहीं तो इसे इनकम्प्लीट और इनफेक्टिव। अगर कोई चेक आपको मिल जाए 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, बट वो साइन ही नहीं है, ठीक है, किसका? और इसमें सिर्फ मनी पे कर सकते हैं जी, कोई भी और चीज नहीं। और जो सम है वो सर्टेन होना चाहिए। मेकर और पेई, मतलब पेयर और पेई, ड्रॉर और ड्रॉई, कहता है वो दोनों लोग सर्टेन हो, डेफिनेट हो और अलग अलग लोग होने चाहिए। अगर मैंने बोला मैं खुद को ही पे करूंगा, फिर तो कोई सेंस नहीं बनी चाहिए, फिर कोई सेंस नहीं बनी। ये अलग अलग लोग होने चाहिए, सर्टेन और डेफिनेट होने चाहिए। स्टैंपिंग, ड्यूली स्टैम्प्ड और ड्यूली कैंसल्ड होने चाहिए। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था कि इसके ऊपर स्टैम्प जब आप लगाएंगे तो स्टैम्प को क्रॉस करना रहता है ताकि वो स्टैम्प दोबारा यूज ना हो सके। और स्टॉप क्रॉस भी इस तरह से करना है कि आधी क्रॉसिंग पेपर पे आए और आधी क्रॉसिंग स्टैम्प के ऊपर। तो प्रॉमिसरी नोट के बाद अगले पेज पे हमारे पास आता है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहता है ये राइटिंग में होता है और ये इसमें क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर। पहले क्या था, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या प्रॉमिस, ठीक है, पहले मैं प्रॉमिस कर रहा था और यहाँ पे अब सामने वाला मेरे को ऑर्डर कर रहा है, सामने वाला मेरे को ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, कि साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, और वो एक सर्टेन पर्सन को बोलता है कि आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि इतने रुपए इस डेट को मुझे पे कर देना, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। इसकी सारी एग्जांपल्स आपको बताया था। आपने मुझे 10,000 का सामान दिया, मैंने कहा कि ये अभी पैसे हैं नहीं, 2 महीने के बाद आना। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रॉमिसरी नोट बना दो। मैं कहा मेरे को नहीं बनाना आता, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू राइट, ठीक है। आपने कहा चलो मैं बना देता हूं। अब आप प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, आप मेरे को ऑर्डर कर रहे हो, आप मेरे को ऑर्डर कर रहे हो कि आई ऑर्डर यू टू पे मी 10,000 रुपीज बाय द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और उस पर मैंने एक्सेप्ट कर दिया, मैंने ये लिख दिया एक्सेप्टेड, इतना मेरे को लिखना आता है, तो मैंने एक्सेप्टेड करके साइन कर दिए, तो फिर ये क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बात समझ में। सेकेंडली इसमें एक और एग्जाम्पल मैंने कही थी, एक और, अब यहां से टेक्निकल शुरू करते हैं, अभी तक तो सब आसान चल रहा था। आपने कहा सर अगले ट्यूसडे तक दे दोगे, मैंने कहा दे तो दूंगा बट एक प्रॉब्लम है, अगले ट्यूसडे को मैं इंडिया में नहीं, मैं तो इंडिया के बाहर जा रहा हूं। कहते हैं फिर, तो मैंने कहा कि जी मेरा ब्रदर होगा, उससे ले जाना। कहते उसने ना दिए तो मैंने कहा यार मैं उसको ऑर्डर पास कर देता हूं। तो मैंने अपने ब्रदर को ऑर्डर पास किया कि आपको अगले ट्यूसडे 10,000 रुपीज मिस्टर ए को पे करने हैं। फाइन। सो अगर मैंने अपने ब्रदर को ऑर्डर दिया तो मैं कौन हूं, ड्रॉर, जिसने वो लिखा है सारा। और किसको लिखा, अपने ब्रदर को लिखा कि प्लीज ये मिस्टर ए को ये अगले ट्यूसडे को आएंगे, मैं तब इंडिया में होऊंगा नहीं, आप इनको पे कर देना। या मिस्टर ए जिसको कहेंगे, इनका ड्राइवर आएगा, इनका भाई आएगा, जिसको कहेंगे उसको पे कर देना, वो ये लेटर दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने साइन करके उसे दे दिया। वो कहता है कि सर फिर भी मेरे को टेंशन है, आपके ब्रदर ने ना दिया तो। मैंने कहा मेरे ब्रदर से जाकर भी साइन करवा, मैंने ड्रॉ करके लिख दिया, मैंने तो उसे ऑर्डर दे दिया। तो मैंने ऑर्डर दिया अपने ब्रदर को कि मैं अगले हफ्ते होऊंगा नहीं इंडिया में, ये मिस्टर ए आएंगे, इनको आप 10,000 पे कर देना। मेरे ब्रदर ने जाके साइन कर दिए एक्सेप्टेड, क्योंकि अल्टीमेटली किसने पैसे पे करने हैं, मेरे ब्रदर ने। अगर मैंने पे करने थे तो मैं एक्सेप्टेड कर रहा था, अब मेरे ब्रदर ने देने हैं तो मेरा ब्रदर वहां पे एक्सेप्टेड करके साइन कर देगा। फिर आपने कहा अब मेरी तसल्ली है, अब मेरी तसल्ली, और अगले हफ्ते अब आपने मेरे पास आने, मेरे ब्रदर के पास जाना, ब्रदर के पास, मेरे पास मत आना, चाहे मैं इंडिया में हूं तो भी, क्योंकि मैंने उसे ऑर्डर पास किया था। आप वो लेटर लेकर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके उसके पास जाना, वो आपको पेमेंट कर देगा। सो वो कहता है कि ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें मेकर साइन करता है डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। ये खुद को भी ऑर्डर पास कर सकता था, मतलब आप मेरे को भी ऑर्डर दे सकते थे, या मैं अपने ब्रदर को भी ऑर्डर पास कर सकता था कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी आप मिस्टर ए को या उनके ऑर्डर पे या जो भी ये लेटर लेकर आएगा उसको दे देना। इसका स्पेसिमन देखिए, 10,000 रुपये 4 मंथ्स आफ्टर डेट, जो भी ये डेट है 10 अप्रैल 2022 की, मिस्टर बी को पे करना है, या फिर मिस्टर बी जिसको कहें उसको पे करना है। वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और ये हमने ऑर्डर किसको दिया, ऑर्डर किसको दिया, मिस्टर सी को। मिस्टर सी ही सबसे इंपॉर्टेंट है जी इसके अंदर, ही इज व्हाट, ड्रॉई, ठीक है जी।
यहां पर बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिलेगा। ड्रॉई वो पर्सन है जो पैसे पे करेगा। ड्रॉई ही डेटर है, ड्रॉई डेटर है जिसने एक्सेप्टेड लिखकर साइन किया था कि जी ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। तो इसमें दो लोग ड्रॉई हो सकते थे, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल बताए। पहला केस जिसमें मैंने कहा मेरे को लिखना ही नहीं आता, आप लिख दो प्लीज। आपने लिख के ऑर्डर दिया मेरे को, मैंने कहा एक्सेप्टेड, तो ड्रॉई कौन? मैं। और एक मैंने कहा कि जी मैं तो इंडिया में हूं ही नहीं, मैंने लिख के ऑर्डर दिया अपने ब्रदर को, तो मेरा ब्रदर कौन है? ड्रॉई। ठीक है, सो ड्रॉई वो पर्सन है जिसने एक्सेप्टेड करके साइन कहा कि जी अगले हफ्ते मैं दूंगा पैसे। ड्रॉई वो पर्सन है। पेई तो आपको पता है जो पैसे लेगा। ड्रॉर, ड्रॉर कौन था? जिसने लिखा, मैंने लिखा था, मैंने लिखा अपने ब्रदर को कि मिस्टर ए को पैसे दे देना। या फिर दूसरा केस बनाते हैं जी, अब पार्टीज ही दो हैं, ब्रदर को छोड़ो, ब्रदर है ही नहीं, मैंने कहा मेरे को लिखना नहीं आता, आपने लिख दिया, तो आप कौन है? ड्रॉर। मैंने एक्सेप्टेड कर दिया तो मैं हूं ड्रॉई, और आप ही हैं पेई। तो इसमें ड्रॉर और पेई सेम बंदे भी हो सकते हैं। ड्रॉर और पेई, जिसने लिखा, आपने लिखा, मुझे ऑर्डर पास कर दिया और मैंने एक्सेप्टेड कर दिया तो मैं हूं ड्रॉई। ठीक है, बट जिसने लिखा वो कौन है? आप। ड्रॉर और पेई सेम पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन ड्रॉर और ड्रॉई सेम पर्सन नहीं हो सकते। फिर तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिसरी नोट। अगर मैं खुद को ही ऑर्डर पास कर रहा हूं, ठीक है, कि एक हफ्ते के बाद मिस्टर ए को आएंगे, उनको 10,000 रुपए पे कर देना, तो खुद को कोई ऑर्डर कैसे? ये तो प्रॉमिस है, ये तो प्रॉमिस है। ओके, सो कहते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स वही सारे आ रहे हैं जी। राइटिंग में होना चाहिए, इसमें एक एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए पे करने का। ऑर्डर डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, फिर आपको साइन भी करना पड़ेगा। ड्रॉर, ड्रॉई और पेई सारे सर्टेनेबल लोग हो। सम कितना पे करना है वो भी असर्टेनेबल हो, सिर्फ मनी ही पे करनी है, और ये ड्यूली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली कैंसल्ड होना चाहिए। ड्यूली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली कैंसल्ड। हमने कहा सर एक बार डिफरेंस बता कर लेते हैं, उससे और कंक्रीट हो जाएगा प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट के अंदर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है टू पे द सम, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो इसमें प्रॉमिस है टू पे द मनी और उसमें ऑर्डर है फॉर मेकिंग द पेमेंट। प्रॉमिसरी नोट में दो ही बंदे हैं जी, एक प्रॉमिसर, एक प्रॉमिसी, एक पेयर, एक पेई, एक ड्रॉर और एक ड्रॉई। ठीक है, लेकिन यहां पर तीन बंदे हैं। ड्रॉर जिसने लिखा है, लिख कोई भी सकता है, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हैं। ड्रॉई जिसको बोला गया कि आप पैसे पे कर देना, ये मैं भी हो सकता हूं, मेरा ब्रदर भी हो सकता है। पेई जो पैसे, जिसको पैसे मिलेंगे, जिसने मुझे गुड्स या सर्विसेज लाकर डिलीवर की थी, मिस्टर ए हमारे एग्जाम्पल में। एक्सेप्टेंस क्या था? प्रॉमिस में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, वो तो मैं खुद ही कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर मैंने एक्सेप्टेड करके साइन ही नहीं किए तो ड्रॉई कहेगा कि जी कौन? आप कौन? मैं तो आपको जानता नहीं। ठीक है, सो वहां पर एक्सेप्टेंस के लिए साइन करवाने जरूरी है। लेकिन अगर मैंने खुद ही प्रॉमिस करके खुद ही साइन करके दे दिए, फिर तो किसी से एक्सेप्ट करवाने की जरूरत नहीं है। पेबल टू द बेयरर, इसमें आप बेयरर को पे कर सकते हैं और इसमें भी बेयरर को पे कर सकते हैं। हाउएवर वैसे मनाही है, वैसे मनाही है। ठीक है, बेयरर दोनों में अलाउड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अलाउड है, बाद में आरबीआई ने मना किया है। हाँ जी स्पर्श। प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ क्यों किया? ड्रॉ मतलब कोई तो लिखेगा ना, क्योंकि मैंने आपसे उधार पे सामान लिया, आपने कहा मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। ठीक है, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? तो मैंने कहा कि जी मैं आपको प्रॉमिसरी नोट दे देता हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और आगे जाकर पढ़ेंगे अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं डिसऑनर कर देता हूँ तो मेरे को जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको कहा कि जी पक्का दे दूंगा ओरली। ठीक है, वो भी प्रॉमिस ही था। हाँ, वो भी प्रॉमिस ही था, लेकिन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी इन द राइटिंग। तो मैंने कहा कि जी वचन ही है शासन, तो आपने कहा कि नहीं, नॉट एनी मोर। फाइन, तो आपने कहा कि जी अब वो बातें गई। आजकल तो लोग अपनी बात से बहुत जल्दी मुकर जाते हैं, आप राइटिंग में दे दो। मैंने राइटिंग में दे दिया, आई प्रॉमिस टू पे, वो एक फुल प्रूफ है जी आपके पास। कल आप उसके बेसिस पे मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़े लोग बोलते हैं कुछ आपस में, फ्रेंड्स या कभी रिलेटिव से उधार वगैरह लेते हैं, कुछ ज्वेलरी रखवा लेते हैं, कुछ भी, वो कहते हैं यार लिख लेते हैं। ठीक है, 2-4 साल के बाद पता नहीं कुछ याद रहे ना रहे, आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाए, ठीक है, लिख लेते। लिखना हमेशा एडवाइस, तो वाई नॉट? अगर आप प्रॉमिस भी कर रहे हैं तो वाई नॉट? थर्ड की तरफ प्रोसीड करते हैं जी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक। चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें ड्रॉई हमेशा बैंक है। हमने कहा ये तो बड़ा आसान है। इसमें मैं चेक काट रहा हूँ, आई एम द ड्रॉर,
ठीक है, और मैं किसी फला बैंक को बोल रहा हूँ कि ये पर्सन आएंगे जी मेरा चेक लेकर, इनको पैसे दे, पैसे कहाँ से दे देना, मेरे अकाउंट से दे देना, और कहाँ से दोगे, फाइन, मेक सेंस। तो चेक तो बड़ा आसान है, चेक तो हमें पता ही है, रियल लाइफ में हम सारे यूज भी करते हैं। सो एक चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मैं हूं ड्रॉर, ठीक है, ड्रॉई हमेशा बैंक है, बस यही सबसे मेन डिफरेंस है एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक चेक के अंदर। इसमें जो पैसे देगा वो पर्सन हमेशा बैंक होगा, ठीक है। बैंक कौन सा, आपका बैंक या मेरा बैंक? मेरा बैंक, जहाँ पे मेरा खाता है, जहाँ पे मेरा खाता है उस बैंक में जाना पड़ेगा आपको पैसे देने के लिए। आप कहते हैं कि सर मेरा तो पीएनबी में, बट चेक तो मैंने आपको एचडीएफसी में दिया ना, तो पैसे एचडीएफसी बैंक देगा, पीएनबी में तो मेरे पैसे पड़े ही नहीं हुए, फाइन। कह रहा एक चेक एक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसमें ड्रॉई हमेशा स्पेसिफाइड बैंक कर रहे हैं एंड नॉट एक्सप्रेसली पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। बड़ी अच्छी बात उसने कही, ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि इसमें हमेशा आपको जाना पड़ेगा जी, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा। मतलब आप सोचेंगे जी 10 तारीख का चेक है, बैंकर आया ही नहीं घर पे पैसे देने, बैंकर नहीं आएगा जी, आपको बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पैसे चाहिए, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। वहां पे जाकर आप क्या दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक भी दे सकते हैं या फिर ई चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का चेक भी दे सकते हैं। अगले पेज पे यही याद है, पेएबल एट डिमांड का मतलब आपको बैंक जाना पड़ेगा जी, बैंकर आपके पास नहीं आएगा। और वो कहता है ये ई चेक क्या होता है, आजकल हमने कहा सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। सो आप डिजिटली अगर साइन करते हैं आईटी एक्ट के हिसाब से तो आप इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भी दे सकते हैं। आजकल बड़े होते हैं जी, ई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। मैं किसी बैंकर से मिल रहा था तो वो कहता है कि सर आजकल हम अकाउंट खोलने जाते हैं तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, हम अपनी टैब लेकर जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा फिर टैब लेके भी क्यों जाते हो, तो घर से भी खुल जाना चाहिए। वो कहता है यस, कहता आप घर पे अगर बैठे हैं तो फिर वीडियो कॉल पे भी आपका खाता खुल सकता है जी। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आपकी केवाईसी ऑनलाइन हो जाएगी, आपकी फ़ोटो ऑनलाइन हो जाएगी, आधार पैन लिंक्ड हैं आपके, ठीक है। तो सारा कुछ हमने ऑनलाइन ले लेना है, ठीक है। सो किसी को आजकल आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही वो कहता है सर चेक भी फिर ई चेक दे दूं, कहता हाँ ई चेक दे दीजिए, वो भी चेक की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। या फिर ये मैंने आपको बताया था ट्रंकेटेड चेक। देखिए क्या होता है, जो मैं आपको चेक दूंगा, आपका खाता कहाँ पे है, पीएनबी में, मैंने आपको जो चेक दिया वो एचडीएफसी में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पैसे मेरे बैंक अकाउंट से निकल के आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, अगर तो आप कैश लेना चाहते हैं फिर तो आपको मेरे एचडीएफसी बैंक में जाकर डिमांड करनी पड़ेगी, वो आपको कैश दे देंगे। बट आप कहते हो मेरे को कैश नहीं चाहिए, बड़ी अमाउंट है जी, 5 करोड़ का चेक है, सो 5 करोड़ मैं कहाँ पे कैश लेकर घूमूंगा। तो आपने कहा मेरे बैंक में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, वो चेक जाकर ड्रॉप करेंगे पीएनबी के अंदर, क्योंकि आपका खाता कहाँ पर है, पीएनबी, एचडीएफसी में मत ड्रॉप कर देना कभी, ठीक है। सो आपने कहाँ पे ड्रॉप करना है, चेक आपके हाथ में एचडीएफसी का, क्योंकि मेरा खाता जिसमें 5 करोड़ पड़े हैं वो एचडीएफसी में, आपका खाता कहाँ पर है, पीएनबी में। आपने जाकर वो पीएनबी के चेक बॉक्स में ड्रॉप कर देना है, फाइन। तो वो पीएनबी वाला उस चेक को निकालकर एचडीएफसी को भेजेगा और कहेगा कि जी ये चेक मेरे क्लाइंट ने ड्रॉप किया है, राघव सिंघानिया के अकाउंट से 5 करोड़ निकाल के मेरे क्लाइंट के अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। तो एचडीएफसी कहेगा ठीक है कर देते हैं, आप चेक की भेज दो। तो आजकल चेक नहीं जाता, वो कहते हैं कि जी चेक की फोटो खींच के भेज दूं, हमने कहा हाँ ये भी ठीक है, चेक की फोटो खींच के भेज दें। इलेक्ट्रॉनिकली कितना टाइम बचेगा, रास्ते में बारिश आ जाए, चेक फट जाए, गिल्ला हो जाए, जल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़ोटो तो बड़ी अच्छी है। तो हमने कहा कि सर फोटो अगर आ जाए, तो हमने कहा हाँ इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी अगर आ जाएगी वो भी ओके है, उसके बेसिस पे भी चेक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चेक का स्पेसिमन तो आपको पता ही है, ऊपर डेट आप यहाँ पे भरेंगे, फिर पे करना है मिस्टर ए को, कितने रुपए, 5 करोड़ रुपीस, और यहाँ पे आप साइन करके दे देंगे, जिस भी बैंक का होगा। पार्टीज टू द चेक, तो वो कहते हैं कि जी एक ड्रॉर है जिसने चेक काटा है, जिसको आप बोलते हैं डेटर, जिससे पैसे लेने हैं, ओके। और फिर है जी ड्रॉई, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉई हमेशा इसमें बैंक ही होगा चेक के केस में, ओके। और वो कहता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ये पेपर में पूछा जा सकता है जी, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। वैसे ऐसा यूजुअली होता नहीं है, जिसमें एचडीएफसी बैंक कहता है कि जी अगर मैं पैसे ना दे पाया तो आप आईसीआईसीआई बैंक से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ड्रॉ इन केस ऑफ
नीड, जिसमें वो कहता है कि जी आप एक एडिशन टू द ड्रॉई एक और बंदा दे देते हैं कि अगर ड्रॉई नहीं मिला या ड्रॉई के पास पैसे पे करने की पावर ना हुई तो आप इसके पास भी जा सकते हैं। तो इसमें डबल सिक्योरिटी है आपके पास। आपने कहा चलो HDFC वाले ने अगर 1% मना भी कर दिया तो मैं ICICI से भी ले सकता हूँ, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज द पेई। पेई तो हमें स्टार्टिंग से ही क्लियर है जी, जो पैसे लेगा जिसके फेवर में चेक काटा गया है, मिस्टर ए। तो जो ड्रॉर है वो चेक काट कर देता है जी, मेकर ही इज द ड्रॉर, और वो चेक काट के पेई को दे देता है। और क्या किसको ऑर्डर देता है? बैंक को कहता है कि जी ये भाई साहब आएंगे, इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना या इनको कैश दे देना, जैसे ये मांगे वैसे कर देना। असेंशियल्स ऑफ अ चेक, वो कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले सारे करेक्टरिस्टिक्स, मतलब राइटिंग में हो, साइंड हो, असर्टेनेबल हो, सब कुछ, अनकंडीशनल हो। कहता है 2 कंडीशंस और हैं। नंबर 1 कहता है ये हमेशा बैंकर के ऊपर ही ड्रॉ किया जाता है, मतलब इसमें जो ड्रॉई है वो हमेशा कौन होगा? बैंक। जो पर्सन पे करेगा चेक के केस में वो हमेशा बैंक पे करेगा। एंड लास्ट, ऑन डिमांड, बैंक घर आके नहीं देगा जी, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर ड्यू डेट हो गई, बैंकर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, बैंकर नहीं आएगा, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं क्लासिफिकेशन, ये तो आई बिलीव आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे कि ब्लैंक चेक, ठीक है। अब ब्लैंक चेक या फिर चेक में लिखा हो सेल्फ, तो वो एक तरह से बेयरर चेक है जी, जिसके हाथ में वही मालिक है, ठीक है। बट अगर मैंने लिखा है मिस्टर राघव और मेरी पॉकेट से वो चेक गिर गया, सो दैट केस वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। पूरा नाम लिख देते हैं, आप कहेंगे सर मेरा एक और फ्रेंड है उसका भी नाम राघव है, ठीक है, सो राघव सिंघानिया, फाइन। सो इन दैट केस अगर आपके पास ये चेक आ गया है राघव सिंघानिया का, तो वो सिर्फ राघव सिंघानिया के ही अकाउंट में जा सकता है, फाइन। फ्रॉड करना हो, आपने कहा सर नेम चेंज कर लेते हैं, येस यू कैन डू दैट, ठीक है। अखबार में निकलवाइए, नाम चेंज हो जाता है बड़े जल्दी से, तो आप राघव सिंघानिया अपना नाम रख लीजिए, फिर आधार पे अपडेट करवा लीजिए, फिर अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर वो चेक ड्रॉप कर देगा। बट ये सारा कुछ 3 मंथ्स के अंदर हो जाए, क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। और फिर पैसे आ जाएं, वो विड्रॉ कर लो, फिर दोबारा से नेम चेंज करवा लेना, ठीक है। सो आप वापस अपना पुराना नाम रख सकते हैं। सो अगर अच्छा खासा चेक है फिर तो ये कसब करो भी, 500 रुपये के पीछे ऐसे करते अच्छे भी नहीं लगे, फाइन। बेयरर, जिस पे नाम लिखा ही नहीं हुआ, तो आपने कहा सर ये तो जिसके हाथ लग गया वही मालिक है, उसने अपना नाम भरना है और कहना है कि जी तो मेरा ही चेक है। बट टू ऑर्डर, जिसके, तो वो कहता है कि जी जिसमें आपने और बेयरर लिखा है या लास्ट में किसको एंडोर्स किया है वो आपने ब्लैंक छोड़ दिया जी, नाम भरा ही नहीं, सो जिसके हाथ लग गया वही मालिक है। और ऑर्डर का मतलब जिसमें हमने क्या कहा कि जी ये मिस्टर राघव को पे करना है, या मिस्टर राघव जिसको ऑर्डर करें उसको पे कर दें। ये नीचे मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सेल्फ में है जी, सेम बातें ऊपर है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बेयरर एंड ट्रिकी। अगर पेपर में मुश्किल क्वेश्चन डालना होगा तो ये क्वेश्चन आएगा जी पेपर में, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। टेक्निकल है, ध्यान से करेंगे जी। हमने कहा सर पहले इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बताइए जी, देसी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो वो कहता है कि जी जिसमें 2 शर्तें पूरी होती हैं, एक वो इंडिया में बना, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, वो प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक लिखा कहां पर, बना कहां पर, साइन कहां पे हुए, ठीक है, इंडिया के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो कहता है कि सर ये कंडीशन पूरी कर दी, हमने कहा ये तो कर दी। अब वो कहता है आगे 2 ऑप्शंस देता हूं, उन दोनों में से कोई एक पूरी कर देना। ये तो पहले पूरी करनी है, दैट इज मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक इंडिया के अंदर ड्रॉ या मेक हुआ। अब वो कहता है कि सर उसके अलावा वो या फिर पेएबल इन इंडिया हो, या जिस पर्सन पे ड्रॉ किया गया है वो रेजिडेंट इन इंडिया, वो रेजिडेंट इन इंडिया। इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी कर देना। अगर आपने इंडिया में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और बोला, लिखा कहां पे मैंने, इंडिया में, दिल्ली में, और मैंने बोला किसको, मिस्टर जॉन ऑफ यूएसए, कि आप
मुझे 10 लाख रुपए पे करेंगे, और उसने भी बोला एक्सेप्टेड, ठीक है, तो ये वैलिड हो गया। बट मैंने लिखा कहाँ पे करोगे, मैं कहा दिल्ली में आके, तो ये क्या है, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज मेड इन इंडिया, दिल्ली में लिखा था। अब वो जो पर्सन जिस पे ड्रॉ किया, क्या वो इंडिया का रहने वाला है? जी नहीं, लेकिन उससे क्या बोला, कहाँ पे आके पे करना, इंडिया में आके पे करना, पेबल इन इंडिया। या एक और अब एग्जाम्पल चेंज कर दो, इंडिया की किसी पर्सन को हमने ऑर्डर दिया, ठीक है, लेट से मिस्टर राधेश्याम, ठीक है, उनको हमने कहा कि जी आपने हमें 10 लाख रुपए पे करने हैं, बट कहाँ पे पे करने हैं, मलेशिया में पे करने हैं। तो कहते हैं सर ये भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज मेड इन इंडिया एंड जिस पे ड्रॉ किया दैट पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया। आर वी गुड? ओके, तो वो कहते हैं कि जी एक कंडीशन तो जो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, दैट इज मेड इन इंडिया। इन दोनों में से कोई एक कर देना, दैट इज पेबल इन इंडिया, या जिस पे ड्रॉ किया वो पर्सन इंडिया का रहने वाला हो। अगर ये दो शर्तें आप पूरी कर देंगे, एक तो हमारी फिक्स्ड है, दूसरी वेरिएबल थी कि इन दोनों में से कोई एक पूरी कर दीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडियन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। और वो कहता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या, जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, फाइन। जो इंडिया के अंदर ड्रॉ ही नहीं हुआ, बात ही खत्म हो गई। अब किस पे ड्रॉ हुआ, कहाँ पे पेबल होगा, बात ही खत्म हो गई, जब आप पहली कंडीशन ही नहीं पूरी कर पाए, ठीक है। अब आप कहते हैं सर राधे श्याम को बोला था दिल्ली में पे करना, तो हमने कहा दो में से आपने बाकी दोनों ही पूरी कर दी, बट पहली नहीं ना पूरी की, दैट इट शुड बी मेड इन इंडिया, वो तो आपने पूरी ही नहीं की, तो भी ये क्या है, फॉरेन माना। अब लास्ट पॉइंट है जी जो थोड़ा सा टेक्निकल है, हमने कहा सर फॉरेन बिल के केस में कौन से देश के कानून लगेंगे, तो वो कहता है कि जी अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो एक्सेप्टर या एंडोर्सर के ऊपर जो लॉ ऑफ द प्लेस है वो उस देश के लगेंगे जहां पे वो पेबल था। फॉरेन केस में इंडियन पे तो इंडियन लॉ लगेगा, इंडियन में तो आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए कि सर इंडियन पे कौन सा लॉ लगेगा, ऑब्वियसली इंडियन लॉ ही लगेगा। फॉरेन में हमने कहा सर कनाडा वाले बंदे को कहा था ऑस्ट्रेलिया में आके पैसे देना, ठीक है, और बनाने वाला इंडिया का है, सो हमने कहा कि जी ये तो सब बिल्कुल ही फॉरेन है और खिचड़ी बन गई। इन दैट केस जिस देश में पेबल था, पेबल कहाँ पे था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बोला था, अच्छा हाँ, कनाडा के बंदे को था, ऑस्ट्रेलिया में पेबल था, तो ऑस्ट्रेलिया का लॉ पेबल जिस देश में था। इसकी एग्जांपल इसलिए मैंने समरी नोट्स में से डिलीट नहीं की, ये पढ़ लेते हैं जी। ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ए ने किस, बर्कली में, इंडिया में नहीं बनाना ये, तो ये क्या है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, यहीं पे पता लग गया। और वो कहता है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, एक्सेप्टेड बाय बी, पेबल इन वॉशिंगटन, बस ये इंपॉर्टेंट है जी हमारे लिए, पेबल इन वॉशिंगटन। वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या है, 6, हमने कहा सर इस पे 6% ही लगेगा। और फिर ये एंडोर्स हो गया, इंडिया में आ गया, और फिर बाउंस हो गया, मतलब डिसऑनर हो गया। तो वो कहता है कि जी अब इंडिया में आ गया, तो वो कहता है इंटरेस्ट रेट कितना लगे, इंडिया का, यूएसए का, कि वॉशिंगटन का, वॉशिंगटन का 6% ही लगेगा। फाइन जी, जो ड्रॉन इन इंडिया ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वाइट गुड वन, इनकोएट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, दोनों अलग अलग हैं जी। जल्दी से पहले इनकोएट कर लेते हैं। इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट, फाइन। आपने मेरे से कोई रुपए लेने थे और मैं बहुत जल्दी में, और मैंने जल्दी से आपका नाम लिखा, डेट डाली, मैंने कहा अमाउंट बताओ जल्दी से, ठीक है। आपने बोला कि सर 40,000, फिर आपने कहा कि नहीं सर एक पैसे और भी थे वो भी जोड़ता हूँ, मोबाइल में देख के बताता हूँ कितने रुपए टोटल बने। मैंने इतने में साइन किया, आपका नाम लिखा, अकाउंट पे किया और सब कुछ, और अभी आप सोचे ही जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो, मैंने वो ब्लैंक चेक आपको पकड़ा दिया और कहा कि अमाउंट खुद भर लेना। गॉट इट? सो ये क्या है जी, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इधर वो पूरा खाली छोड़ दिया या फिर कुछ वर्ड लिख के कुछ वर्ड खाली छोड़ दिए। मैंने क्या किया, अब मैं इतना भी नहीं आप पे ट्रस्ट करता था कि ब्लैंक ही दे दूँ, सो मैंने क्या किया, 40,000 लिख दिया, ऊपर की अमाउंट मैंने कहा आप खुद भर देना, ठीक है। सो मैंने 40,000 लिख दिया, अब ऊपर 42,000 था, मतलब 40,000 एंड 500 600 वो आप खुद लिख लेना, ठीक है। या कुछ मैंने लिख के छोड़ दिया,
या फिर पूरा ही खाली छोड़ दिया, डिपेंड अपॉन द केस टू केस। तो इसके अंदर वो कहता है कि जी इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इज ऑन द बेस्ड ऑफ एस्टॉप, मतलब अब जब आप उसे कंप्लीट करेंगे तो बाद में मैं मुकर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप पे विश्वास करके। अब वो कहता है कि जी विश्वास का आजकल ज़माना है नहीं, इन दैट केस कितनी लाइबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। तो इसने कहा कि जी जितनी उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी है या जितनी उसने अमाउंट एक्चुअल में आपसे भरी है, विच एवर इज लेस। अब उस पर स्टैम्प ड्यूटी मतलब उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए ही ले सकते हैं। आपने भर दिए 40 लाख, ठीक है, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ले सकते हैं। या फिर आप थोड़े से ऑनेस्ट थे, आपने 40,000 ही भरा, वैसे आप चाहते तो 1 लाख तक ले सकते थे, तो फिर अगर आपने 40,000 ही भरा तो 40,000। तो इसमें वो कहता है कि आप ज़्यादा पैसे रिकवर नहीं कर सकते, मतलब जितने रुपए आपने लेने थे आप उतने, या फिर जितनी कवर्ड बाय स्टैम्प है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, ओके। और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ये अच्छा है जी। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वो कहता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये प्रॉमिसरी नोट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने कहा ऐसे क्यों कंफ्यूजन हुई। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने अगर खुद को ही ऑर्डर पे कर दिया तो वो तो फिर प्रॉमिसरी नोट ही बन गया। खुद को ही ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर तो किसी और को करना होता है हमेशा। खुद ही अगर आप अपने आप को ही ऑर्डर पे कर रहे हो फिर तो ये प्रॉमिस है। तो वो कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा वर्डिंग से कि ये प्रॉमिसरी नोट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो हमने कहा जो होल्डर है मतलब जो पेई है उसका जो मन करे वो वैसे ट्रीट कर सकता है। वो कहे कि ये प्रॉमिसरी नोट है तो ये प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा, वो कहे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। और एक बार अगर किसी ने उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लिया तो अब पूरी उम्र उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही माना जाएगा। हमने कहा सर नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएशन का यहाँ पर मतलब है फर्दर ट्रांसफर करना, मोल भाव करना नहीं, वो वाला नेगोशिएट नहीं है जी। ये कौन सा है? ट्रांसफर करना। सर मेरे पास चेक आ गया, मेरे पास प्रॉमिसरी नोट आ गया, क्या मैं आगे किसी को दे सकता हूँ? हमने कहा दे सकते हैं। दो तरीके हैं जी, ईदर बाय डिलीवरी और ईदर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मैंने आपको बोला था अगर तो ब्लैंक चेक है तो सिर्फ पकड़ा दो, उतना ही बहुत है, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसको पकड़ाया वो अपना नाम लिखेगा तो बात बन जाएगी। और अगर उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है राघव सिंघानिया, फिर मुझे आगे आपको एंडोर्स करना पड़ेगा कि आई राघव सिंघानिया डू हियर बाय एंडोर्स दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फर्दर टू मिस्टर ए, और फिर मैं साइन कर दूंगा तो अब वो मिस्टर ए के पास है। ठीक है, तो मेरे को पहले एंडोर्स करके साइन करना पड़ेगा और मिस्टर ए को पकड़ाना भी पड़ेगा। डिलीवरी तो दोनों में ही इंपॉर्टेंट है जी। ओके, तो कहते हैं मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, अगर पेएबल टू बेयरर है इन दैट केस सिर्फ डिलीवर कर दीजिए। डिलीवर करने के भी दो तरीके हैं जी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, अभी आगे आएगा। और अगर ऑर्डर है मतलब कि राघव सिंघानिया और ऑन हिज ऑर्डर, सो इन दैट केस फिर मुझे पहले एंडोर्स करना पड़ेगा और फिर आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। यही चीज़ें दोनों नीचे भी लिखी हैं। अगले पेज के ऊपर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। तो कहते हैं डिलीवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और डिलीवरी अगर आपको कल के चैप्टर में याद हो, दैट इज वॉलेंट्री गिविंग द पोजेशन। ठीक है, वॉलेंट्री जब आप पास ओवर करते हैं जी पोजेशन, तो ये डिलीवरी हमेशा वॉलेंट्री होनी चाहिए। और वो कहता है कि जी विद एन इंटेंशन, बड़ी अच्छी बात उसने कही, कहता है कि जी विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिलीवरी शुड बी। मैं आपको डिलीवरी सिर्फ ऐसे नहीं कि 2 दिन के लिए रख लो फिर मेरे को वापस कर देना, मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता था। प्रॉपर्टी का मतलब ऑनरशिप। और डिलीवरी 2 तरह से कर सकते हैं, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब आपके हाथ में पकड़ाया जी, मैंने प्रॉपर अपने हाथ से आपके हाथ में पकड़ाया, दैट इज एक्चुअल। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मिस्टर ए के पास वो चेक था, मैंने मिस्टर ए को बोला कि जी ये मैं मिस्टर बी को देना चाहता हूँ, सो यू होल्ड इट ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। और मैंने आपकी बात करवाई तो मिस्टर ए ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, अब से ये चेक मैं आपके लिए होल्ड कर रहा हूँ, आप जब कहेंगे जहाँ कहेंगे जिसको कहेंगे उसे मैं दे दूँगा। तो अब आपको कोई टेंशन तो नहीं, अब आपको एक्चुअली डिलीवरी लेने की तो जरूरत नहीं। मैंने बोला कि चेक किसके पास है, मिस्टर ए के पास है, मिस्टर ए से आपकी फ़ोन पे भी बात करवा दी। सो इन दैट केस इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। स्टार मार्क कर रहे हैं जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्या कहा कि अगर आपने चेक कट किया लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे जी, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे,
तो वो कहता है कि जी अगर आपका खाता था किसी बैंकर के साथ, लेट से HDFC बैंक में, आपने कोई पैसे पे करने थे और उसके लिए दूसरे पर्सन को उस अकाउंट से पैसे पे करने के लिए आपने चेक ड्रॉ किया ताकि आप डिस्चार्ज हो जाएं अपनी डेट या अपनी लायबिलिटी से, लेकिन वो चेक बैंक ने PNB वालों को वापस कर दिया और पैसे नहीं पे किए। क्यों नहीं पे किए? कहते हैं सर उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या फिर जितने थे उससे ज्यादा पैसे को आपने चेक काट दिया था। यहीं से अब पते की बात शुरू होगी। तो माना जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से आपने एक ऑफेंस कमिट किया है और इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट कितनी? या फिर तो जेल हो सकती है जी 2 साल तक की, या फिर जितनी चेक की अमाउंट है उससे 2 गुना पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। जितनी चेक की अमाउंट थी उससे 2 गुना पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेक किसी को गिफ्ट में दिया था तो ये तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, डोनेशन में दिया था, सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, या सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, गुड हार्ट से दिया था, या इलीगल कंसिडरेशन के लिए दिया था, फिर अगर वो चेक बाउंस हो भी जाता है तो सामने वाला आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। बट अगर आपने किसी से सामान खरीदा था और फिर चेक दिया था, फिर वो कर सकता है जी, अगर वो चेक डिसऑनर या बाउंस हो जाता है तो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि चेक बाउंस होने पर आपने करना क्या है। ऐसे नहीं कि चेक बाउंस हो गया अब तो जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो वो कहता है कि जी पहली बात, चेक 3 मंथ्स तक वैलिड होता है। तो जिस दिन चेक इशू हुआ था क्या आपने 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में लगाया भी था कि नहीं? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तो दूसरे दिन ही ले गए थे, 3 महीने तो छोड़ो, हम तो दूसरे दिन ही ले गए थे। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि जब चेक बाउंस हो गया तो आपने जिससे पैसे लेने थे उसे इन राइटिंग 30 दिनों में बताना होता है कि भाई साहब आपने जो पैसे देने थे, जिसके लिए आपने मुझे चेक दिया था, वो चेक तो बाउंस हो गया, पैसे दो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कोई चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया। ऐसा नहीं कि अकाउंट में पैसे नहीं थे, अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे। कई बार क्या होता है, साइन थोड़े मिसमैच हो जाते हैं। डेट के अंदर 8 मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डाल दिया तो उसने कहा कि नहीं ये कुछ करेक्शन हुई लग रही है, सो इन दैट केस चेक बाउंस हो गया। तो अब आपको तो पैसे मिले नहीं और मुझे क्या पता लगेगा? फाइन, तो मैं हर रोज थोड़े ना अपना बैंक अकाउंट खोलता हूँ, तो मेरे को तो लगा कि जी मैंने आपको चेक दिया, साइन करके दिया, पैसे अकाउंट में काफ़ी बफर पड़े हैं तो आपको मिल ही गए होंगे। तो मुझे सपना थोड़ी ना आएगा कि वो चेक बाउंस हो गया। तो आपको मुझे इन राइटिंग डिमांड करनी पड़ेगी कि सर आपने जो चेक दिया था वो तो हो गया बाउंस, अब आप मुझे पैसे दीजिए। और पैसे देने के लिए मोहलत है 15 दिनों की। तो ये 30 डेज क्या है? 30 डेज के अंदर अंदर आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। 30 डेज के चेक जब बाउंस हुआ उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। और फिर अब आप 15 दिन वेट करना, 15 दिन वेट करना, 15 दिनों में आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैंने 15 दिनों तक भी आपको पैसे नहीं दिए, अब पनिशमेंट होनी चाहिए। अब पनिशमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब मैलिफाइड इंटेंशन थी। अगर मैं इसका मतलब तो मैं सच में ही नहीं पैसे देना चाहता था। तो वो कहता है कि जी इसका मतलब अब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कहाँ पर? कोर्ट कचहरी में लेकर जाइए जी 45 दिन आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द चेक, जिसमें 30 दिनों के अंदर अंदर पहले आपने चिट्ठी लिख के मुझे बताना है कि जी चेक तो बाउंस हो गया, प्लीज़ हमें हमारे पैसे पे कीजिए। और उसके 15 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको पैसे अगर नहीं पे करता तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकते हैं, मुझे लीगल नोटिस दे सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक, देखा आपने बड़ी बात, पोस्ट डेटेड चेक, किसी से पैसे मांगने जाओ ना तो वो चेक आपको बनाकर देते हैं लेकिन डेट 2 महीने बाद की डाल देता है। ठीक है, सो दैट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। अगर उसने दे दिया तो कहता है पोस्ट डेटेड चेक भी एक नॉर्मल चेक है, बस उसके टाइम कब से शुरू होगा? 2 महीने के बाद से। ठीक है, सो जिस दिन वो चेक लेटर से 2 महीने बाद का उसने दिया तो 2 महीने के बाद ही आप जाके उसे कोर्ट बैंक में ड्रॉप करना। अगर बाउंस हो गया तो वहां से 30 डेज और वहां से फिर 15 दिन। ठीक है, डिफेंस में नॉट बी अलाउड। वो कहता है कि जी ये आप डिफेंस में नहीं कह सकते कि सर मेरे पास तो ऐसा कोई रीजन नहीं था कि ये चेक डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं थे या किसी भी वजह से, वो कहता है ये डिफेंस आपका वैलिड नहीं है कि सामने वाला कहे कि आई हैव नो रीजन टू बिलीव दैट दिस चेक विल बी डिसऑनर। प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, स्टार मार्क करते हैं जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 चीज़ों के लिए
इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, एक एक्सेप्टेंस के लिए और दूसरा पेमेंट के लिए। ठीक है, याद है एक मैंने आपको बोला था कि आपने मेरे से पैसे मांगे, अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो मैंने अपने ब्रदर के नाम का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दिया था। तो आपने कहा कि सर ब्रदर से भी एक बारी बात हो जाए तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, उसके बाद जाके पहले आप एक्सेप्ट करो। तो वो चेक बोल दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या आपको मेरे ब्रदर के सामने प्रेजेंट करना चाहिए? ऑब्वियसली यस। ठीक है, और वो जब उसको पढ़ेगा और ऊपर एक्सेप्टेड लिख के कहेगा कि ठीक है आप आ जाना अगले ट्यूसडे, मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, सो पहले आपको प्रेजेंट करना है फॉर एक्सेप्टेड, नंबर 1, और जब वो एक्सेप्ट हो गया तो आप घर गए। अब अगले ट्यूसडे आकर आपने दोबारा से प्रेजेंट करना है, वो आपके घर आके नहीं पैसे देगा, दोबारा से प्रेजेंट करना है कि सर टुडे आई एम प्रेजेंटिंग दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर पेमेंट, आज आप प्लीज मेरे को पेमेंट दे दीजिए। ठीक है, तो ये 2 बार प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्टली फॉर द एक्सेप्टेंस कि आप ओके है ना, पे करोगे, उसने लिखा एक्सेप्टेड और साइन कर दिए। फिर आपने उसके पास आना है फॉर पेमेंट मांगने के लिए। तो 2 बार ये प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरे को प्रेजेंट ही नहीं किया और आप सीधा कोर्ट में चले गए कि उन्होंने पैसे नहीं पे किए, तो मैंने कहा सर ये प्रेजेंट तो करते मेरे को, मैंने कब मना किया, इनको प्रेजेंट तो करना चाहिए था, मैं तो खुद वेट कर रहा था, ये आए ही नहीं। बात तो यही हुई थी कि ये मेरी शॉप पे आएंगे अगले ट्यूसडे को, ये आए ही नहीं, मैं तो पूरा दिन वहां पे वेट करता रहा, पैसे भी लेके रखे थे सर। तो वो कहता है कि जी रीजनेबल टाइम, वैसे अगर डेट स्पेसिफाइड है तो उस दिन आना, और अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आकर प्रेजेंट करना। बिजनेस आवर में आना, बिजनेस डे पे, छुट्टी पे मत आना, रात को 3 बजे मत आना। सो इन द डिफॉल्ट अगर आपने प्रेजेंट ही नहीं किया तो वो कहता है कि जी फिर सामने वाले को आप ये नहीं कह सकते कि उसने कोई गलती की, जब आप ही ने प्रेजेंट नहीं किया तो सामने वाले की इसमें क्या गलती। अब वो कहता है अगर डेट मेंशन है तो तब उसको प्रेजेंट करना। यस, देखिए प्लेस ऑफ द प्रेजेंटमेंट भी डिसाइड की जाएगी। अगर आप कहते हैं कि जी आपके घर पर आकर ये प्रेजेंट किया जाएगा तो फिर मुझे आना है। ठीक है, मैंने कहा नहीं मेरी शॉप पे आना, तो फिर प्लेस ऑफ प्रेजेंट फिर आपको आना पड़ेगा। अगर पहले मतलब जब उसने एक्सेप्टेंस के लिए दी थी तब उसने सब इंफॉर्मेशन दे दी थी, तब उसको दोबारा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जब डेट भी मेंशन है, प्लेस भी मेंशन है। तो हाँ, अगर प्लेस मेरी शॉप है तो आपको मेरी शॉप पे आना पड़ेगा। जब डेट मतलब हाँ, 5 तारीख को मैंने आपको बोला कि आप मेरी शॉप पे आके प्रेजेंट करना, पैसे मिल जाएंगे। तो दोबारा प्रेजेंट करने की लोड तो नहीं है ना, मेरी शॉप पे आपको आना पड़ेगा। फाइन, या फिर आपने कहा कि जी मैं क्यों आपकी शॉप पे हूँ, आप मेरे घर आओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा जी आपके घर पे। मैं आपके घर आया, आप घर पे थे नहीं, तो प्रेजेंट नहीं ना हो पाया। इन दैट केस अगेन आई एम डिस्चार्ज्ड। आप मेरे को नहीं कह सकते कि मैंने कोई डिफॉल्ट किया, मैं तो आया था, आपने 3 बजे बोला था, मैं 3 बजे आया था। या फिर हमने कहा कि सर मैंने आपको बोला मैं भी आपके घर क्यों आऊँ, फिर आपने कहा कि कोई मिडल स्पॉट पे मिल लेते हैं जी, ठीक है, कोई फाउंटेन चौक पे आ जाना आप, मैं भी आ जाऊँगा। तो मैं 3 बजे वहाँ पहुँच गया, आप आए नहीं। अगेन आपने जब प्रेजेंट ही नहीं किया तो आप मेरे ऊपर ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई डिफॉल्ट किया। ठीक है, अगर डेट और टाइम स्पेसिफाइड होगा तब भी आपको प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पेमेंट जब दूंगा तो वो आपसे लेकर जाऊंगा, नहीं तो आप तो कल दोबारा मांगने आ जाओगे उसको दिखा के। तो वो कहता है कि जी अगर आप पहले, मैंने बोला था ना 2 बार आना है, पहले एक्सेप्टेंस के लिए और फिर पेमेंट के लिए। कहता है अगर आप एक्सेप्टेंस के लिए आ रहे हैं तो उसमें आपने ड्रॉई को 48 आवर्स की मोहलत देनी है। देखो मैंने बोला था ना मेरे ब्रदर से जाकर एक्सेप्ट करवा लो, वो आपको पेमेंट दे देगा। अब मेरे ब्रदर को तो ये पता ही नहीं हमारी दोनों की क्या बात चल रही है, तो वो कहता है कि सर मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, एक्सेप्ट करने से पहले मैं एक बार अपने ब्रदर से, मतलब मेरे से, राघव से पूछ तो लूँ कि देने हैं नहीं देने हैं, कौन है, मैं तो आपको पहली बार मिल रहा हूँ। तो वो कहता है कि जी ठीक है 48 घंटे की मोहलत है, आप इसमें कंसीडर कर लीजिए कि आपने एक्सेप्ट करना है कि डिनाई करना है। अब वो कहता है जब प्रेजेंट करना है तो यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस, अगर सिर्फ डेट लिखी और टाइम नहीं लिखा था तो उस दिन आप बिजनेस आवर्स में आएंगे। बैंक में जाना है तो बिजनेस आवर्स की बात नहीं होगी, फिर बैंकिंग आवर्स में जाना पड़ेगा। बैंक का पता है ना आपको, काउंटर कईयों का 3 बजे बंद हो जाता है, कईयों का 3:30 बजे, कईयों का 4 बजे। तो जो भी उसके बैंकिंग आवर्स है आपको बैंकिंग आवर्स में जाना पड़ेगा। आप 3 बजे जाके ये नहीं बोल सकते कि बिजनेस आवर्स तो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, उनके बैंकिंग आवर्स बंद हो जाएंगे। और वो कहता है कि जो प्रेजेंटमेंट है अगर वो आफ्टर डेट या आफ्टर साइट है तो ठीक है, अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड गिवन है 5 दिन के बाद आना
या अगले महीने की 5 तारीख के बाद आना, तो फिर उस दिन के बाद ही आपको आना पड़ेगा, जब तक वो डेट नहीं आ जाती। या वो पीरियड अगर बोला था 30 दिनों के बाद आना, तो जब तक 30 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक प्लीज मत आना। ओके और अगर इंस्टॉलमेंट्स में था तो वो कहता है जिस दिन इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है उसके तीसरे दिन आप जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी इंस्टॉलमेंट के लिए जो भी टाइम फिक्स था, अगर महीने की 1 तारीख थी तो उसके 3 दिनों के अंदर अंदर तीसरे दिन ऑन द 3rd डे आफ्टर आप उसे प्रेजेंट करेंगे। और अगर एक स्पेसिफाइड प्लेस थी कि आपसे यहाँ मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था आप मेरी शॉप पे आना, आपके घर पर, फाउंटेन चौक पर, कोई भी प्लेस अगर स्पेसिफाइड थी तो वहीं पे प्रेजेंट करना और कहीं पे नहीं, ठीक है। फाइन। तो अगर आप लेटर से मैं आपके पड़ोस में आपके घर ही रहता हूँ, सॉरी आपके घर नहीं, आपके घर के पास ही रहता हूँ, ठीक है, और आपको मैं रास्ते में अपने घर पे ही दिख गया, बिजनेस आवर्स है, मैं भी अपनी शॉप पे ही जाता, आपने घर पे ही मेरे को दिखा के कहा कि जी पैसे दे दो, मैं कहा यहाँ पे थोड़ी ना है मेरे पास, काम बोला था आपको आने के लिए, शॉप पे आने को बोला था, तो शॉप पे आके आप बात करो, घर पे नहीं आप पैसे मांग सकते। तो अगर प्लेस वॉज स्पेसिफाइड तो वहीं पे आपको आके पैसे मांगे। बट अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं थी तो वो कहता है कि फिर आपको उसके शॉप पे जाना चाहिए, अगर शॉप नहीं है तो उसके यूजुअल रेजिडेंस पे जाना चाहिए, ठीक है, यही सीक्वेंस है। अब वो कहता है कि सर ना ही उसका प्लेस ऑफ बिजनेस मिल रहा ना उसका घर मिल रहा, कहते फिर लॉ मेकर ने कहा फिर जहां मिल रहा है वहां पे प्रेजेंट कर लो, और क्या। और हमने कहा सर मिस्टर ए को खुद ही आना पड़ेगा, मिस्टर ए खुद भी आ सकते हैं, अपने ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को भी भेज सकते हैं। मिस्टर ए तो बेचारे स्वर्ग से धार गए जी, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं, या फिर उनका दिवालिया निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो उनका रिसीवर या असाइनी जो कोर्ट अपॉइंट करती है वो भी आकर हमसे पैसे मांग सकता है मिस्टर ए के बिहाफ पे। और वो कहते हैं कि अगर 5 तारीख को बोला था, 5 तारीख को हमने कहा कि सर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए, बारिश रुकी नहीं थी, ठीक है, तो अब वो क्या 6 को आ सकता है? ऑब्वियसली अगर डिले हो गया बिकॉज इट इज कॉस्ड बाय द सर्कमस्टांसेस विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर, वो बेचारा कैसे भी आ ही नहीं सकता था, तो फिर ऑब्वियसली इसके अंदर उससे एक्सटेंशन मिल जाएगी। और वो कहते हैं कौन से केसेस में प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने कहा इसके अलग अलग केसेस हैं। नंबर 1, जिसके अंदर जिसने पैसे देने थे, एक्सेप्टर ने, मेकर ने या ड्रॉई ने, कहता वो इंटेंशनली कोशिश कर रहा था कि आप पहुंच ना पाए, ठीक है, पहले आपकी गाड़ी की हवा निकाल दी, फिर टायर स्कूटर का भी पंचर कर दिया, फिर आप ऑटो में आ रहे थे उसमें जाके गाड़ी मार दी, ठीक है, कैसे भी मतलब वो आपको उस दिन पहुंचने ही नहीं दे रहा। इन दैट केस अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप तो आए ही नहीं, जबकि मैं खुद ही आपको आने नहीं दे रहा था। सेकेंड, कहता है कि जी शॉप की बात हुई थी, आप शॉप पे गए, उस दिन मैंने शॉप ही पूरे दिन बंद रखी, ठीक है, तो बिजनेस आवर्स में शॉप ही बंद करके रखी, तो इसमें भी मैं आपके ऊपर ये नहीं कह सकता कि आप आए ही नहीं, आप तो आए थे, मैं ही चालाकी कर रहा था। या फिर मैंने आपको बोला था फाउंटेन चौक आ जाना, ठीक है, अब आप बेचारे फाउंटेन चौक गर्मी में आके खड़े हो गए 3 बजे, मैं या ना मैं खुद आया ना मैंने किसी पर्सन को भेजा, मैं कहा खड़े रहने दो उसे वहाँ पे 2-4 घंटे, अपने आप बीमार होएगा। सो इन दैट केस एज वेल मैं आपके ऊपर ये बात नहीं कह सकता कि आप आए ही नहीं। या फिर किसी स्पेसिफाइड प्लेस की बात नहीं हुई थी, तो आपको था कि ये इस मार्केट में होता है जी, यहाँ पे जाके ढूंढ लेंगे, आप वहाँ पे ढूंढे जा रहे हैं, बट काफ़ी मेहनत के बाद भी दैट पर्सन कुड नॉट बी फाउंड। अगेन अब आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर सकते थे आपने ऑलरेडी की है। या फिर मैंने आप 2-4 दिन के बाद मुझे मिले और तब मैंने कहा कि जी मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है, या मैंने उसके बाद भी पे कर दिया, तो फिर अब वो बात नहीं है कि आपसे गलती हुई कि आपने प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन वो गलती नहीं मानी जाएगी। ऊपर तो आप कहते हैं सर मैंने तो सब कुछ किया, शॉप पे गया, घर पे गया, जहाँ बोला था वहाँ गया, वो मिलते ही नहीं थे, ठीक है। अब या फिर जिसने पैसे देने थे ही एंगेज टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग, वो कहता कोई बात नहीं, आपने नहीं प्रेजेंट किया तब भी मैं आपको पे कर देता हूँ, मैंने पे कर दिया। या फिर मेच्योरिटी के बाद, जैसे 5 तारीख को बोला था, 5 तारीख के बाद मैंने आपको पार्ट पेमेंट कर दी,
तो एक्नॉलेज कर दिया जी कि आपको मैं पैसे दूंगा। तो अगर मैंने आपको 5 लाख में से 1 लाख भी दे दिए तो अब आपकी वो गलती माफ़ हो गई कि आपने प्रेजेंट नहीं किया, मेरे को बाकी 4 लाख भी देने ही पड़ेंगे। या फिर मैंने आपको कहा कि मैं प्रॉमिस कर दूंगा, मेरे को पता है आप नहीं आए थे उस दिन, ठीक है, बट फिर भी मैंने अगर आपको प्रॉमिस कर दिया कि चलो मैं अब 10 दिन बाद आ जाना, अब मैं दे दूंगा। या फिर मैंने इन राइटिंग आपको ये बात बोली कि मैं इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा कि ड्यू डेट पे आपने प्रेजेंट किया नहीं और फिर भी आपको पैसे पे करूंगा, तो भी इन दैट केस मैं आपको प्रेजेंट करने से कुछ नहीं कह सकता। और कहते हैं कि अगर कोई डिसऑनर हो जाता है, क्या प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक डिसऑनर हो जाता है, तो इन दैट केस उसमें जितनी भी अमाउंट थी वो आप में से रिकवर करेंगे, ऑब्वियसली रिकवर करेंगे, प्लस आपका जो खर्चा हुआ, बैंक के चार्जेस लग गए, आने जाने में जो इनकन्वीनियंस हुई, इंटरेस्ट वगैरह भी आप में से कर सकते हैं। दूसरा, लेटर से मैंने आपको डॉलर्स पे करने थे, 1 लाख डॉलर्स, ठीक है, उस दिन डॉलर का रेट था 82 और मैंने डिसऑनर कर दिया और दिए फिर 15 दिन के बाद, उस दिन रेट हो गया 85, तो उल्टा कर दिया, उस दिन रेट हो गया 80, तो पहले अगर मैं उस दिन देता तो 82 लाख रुपीस मिलते आपको। अब 15 दिन मैंने लेट कर दिया तो अब आपको 80 लाख ही मिले, क्योंकि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन में आपकी करेंसी नीचे आ गई। इन दैट केस आप में से वो जो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के ऊपर नीचे होने की वजह से आपका नुकसान हुआ, वो पैसे भी आप में से डिमांड कर सकते हैं। गॉट इट? इंटरेस्ट भी आप में से लेंगे 18% के दर से, जब तक मैं आपको आपके पैसे नहीं चुका देता। और लास्ट में मैंने कहा कि सर एक नया बिल दे दूं, पैसे हैं नहीं, ठीक है, तो पुराना जो चेक था वो कितने का बाउंस हुआ, 1 लाख का। तो आपने कहा कि जी, अब मैंने आपको बोला कि जी नया बिल या नया चेक दे दूं, तो आपने कहा चलो ठीक है दे तो दो, बट 1 लाख में पहले 1000 तो मेरे को जो चार्जेस लग गए वो 1800 रुपये का ब्याज और कोई और चार्जेस भी, तो अब आप मेरे को 1,03,000 का बना कर दो। मैं कहा चलो ठीक है, नया चेक बना देता हूँ या नया बिल बना देता हूँ 1,03,000 का। सो इन दैट केस टुगेदर विद ऑल द एक्सपेंसेस आप में से वो बिल बनवा के भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 पेजेस हैं वो आपके सेल्फ में है जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक का डिफरेंस है, और फिर तीनों का डिफरेंस है, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। दैट इज इट फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।